प्रिय छात्र, आज हम आप लोगों के समझ, जैसा कि आपने देखा टॉपिक व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लेखा शास्त्र का आशय, इस विषय को अध्ययन करेंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा इतिहास से लेखा शास्त्र का किस तरह संबंध है और उसके बाद वर्तमान समय में लेखा शास्त्र का क्या महत्व है और उसके बाद भविष्य में हमें किस तरह की तकनीकों से तकनीक लाना चाहिए या फिर किस तरह का दिक्कत आएगा जो लेखा शास्त्र हमारा मदद करेगा। इसके विषय में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो हमारे किताबों में दिए हैं उन पर विशेष अध्ययन अध्यापन चलेगा। आप सब हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। सुनिए, लेखा शास्त्र का आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आपको इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, टॉपिक लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत पुस्तपालन वह विज्ञान एवं कला है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म के लेन देनों का लेखा निश्चित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के अनुसार नियमानुसार नियमित रूप से किया जाता है। ये देखिए, आपको ये ज्ञात हो कि लेखा शास्त्र के अंतर्गत जो भी लेन देन होंगे, हमारे व्यापार संबंधित जो भी लेन देन होंगे, उसे क्या करेंगे, नियम से, नियमित रूप से उसमें जो हमारा निश्चित रूप से जिस पुस्तक में लिखना है उसमें हम क्या करेंगे, लेखा उसका करेंगे। अगर ये आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात बता दें कि उसी पुस्तक में लिखा जाएगा जिससे संबंधित वो है। अगर वो क्रय की पुस्तक है, परचेज बुक है, तो परचेज में लिखेंगे, और सेल्स की है, विक्रय की पुस्तक है, तो विक्रय वाला विक्रय में लिखेंगे। मतलब जिस संबंध, जैसा लेन देन रहेगा उसी से संबंधित पुस्तक में उसका लेखा किया जाता है। तो क्या हुआ, मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है, वह अपने सब व्यवहारों एवं लेन देनों को याद नहीं रख सकता। इसी कारण लेखन कला की आवश्यकता अनुभव हुई। प्राचीन काल में उत्पादन व व्यापार बहुत सीमित तथा छोटे पैमाने पर होता था, जिस कारण संबंधित लेन देनों को साधारण ढंग से पुस्तकों अथवा बहियों में लिख लिया जाता था। यह बही खाता अथवा पुस्तपालन बुक कीपिंग की प्रारंभिक युग था। देखिएगा, आपके पुस्तक में जैसा कि दिया गया है कि क्या हुआ, सर्वप्रथम क्या हुआ, मनुष्य जो है उसकी जो स्मरण शक्ति है वो क्या होती है, एक सीमित होती है और वो हर बातों को, हर लेन देनों को याद नहीं रख सकता। इसलिए वह क्या किया, प्राचीन समय में ही उसने ऐसे विभिन्न प्रकार की लेन देनों को याद न रखने के कारण उसका लेखा करना उचित समझा। और जैसा कि एक कहावत से हम आपको बता दें, जो प्राचीन समय से ही प्रचलित चली आ रही है, प्रचलन में है, पहले लिख और पीछे दे, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले वाली कहावत, ये जो है हमारी, ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है। जैसा कि हमारे जो कह सकते हैं पूर्वज थे, वो क्या करते थे, किसी भी लेन देनों को क्या करते हैं, याद नहीं रख पाते थे। हम भी जैसे प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हम भी हैं, जो कि हमारा क्या है, स्मरण शक्ति क्या हो, सीमित है। उस किसी भी बात को, किसी भी विभिन्न प्रकार के लेन देनों को, रोज के व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की घटनाओं को और सभी प्रकार के लेन देन संबंधित सूचनाओं को अगर हम लिखें ना तो भूल जाएंगे। तो पहले से ही जो परिभाषाओं के रूप में एक बहुत ही अच्छी लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले।
ये कहावत प्राचीन समय से ही चली आ रही है कि क्या करते थे पहले लोग, लेन देनों को याद रखना। जब उन्होंने सोचा कि लेन देनों को याद रखना, क्योंकि लेन देन एक दो नहीं थे, वहाँ पहले क्या था, विनिमय था। विनिमय आपको समझा दें, अब टॉपिक जब विनिमय आ गया है, विनिमय, तो उसको भी समझ लीजिए। विनिमय उसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। मतलब दो पक्ष होने चाहिए, दो पक्षों के बीच में क्या होना चाहिए, ऐच्छिक रूप से, मतलब किसी को जोर जबरदस्ती से किसी भी सामान की अदला बदली के लिए नहीं कहा जा सकता। वहां पे क्या होगा, लेन देन कैसे होंगे, वह दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय, मतलब ऐच्छिक हो, अवैधानिक, वैधानिक रूप से कैसे, जैसे कि ये किसी भी प्रकार की जो जिस देश राष्ट्र में है वो वहाँ की कानून जो नियम बनाए हैं उससे विपरीत ना हो, कानून को देखते हुए लेन देन जो हमारे हों। लेन देन का मतलब यहाँ पे विनिमय, मतलब वस्तु के अदला बदली जो हम कर रहे हैं। जैसे हम ये ना करें कि भांग के बदले में गांजा लें या गांजा के बदले दारू, ये सब जो विभिन्न प्रकार की नशीली पदार्थ हैं, क्या है, वैधानिकता नहीं है इसमें हम लोगों का। वैधानिक रूप से ये क्या है, ये हमारे लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए वैधानिक होना चाहिए कार्य, लीगल हो। और उसके बाद लेन देन इस प्रकार होते थे। और क्या करते थे पहले लोग, करते थे ये, जैसे किसी के यहाँ चना हो गया तो, और उसके यहाँ गेहूं नहीं है, चना उसके यहाँ हो गया, उसने कृषि किया, उसको चना बहुत मात्रा में मिला, उत्पादन उसकी चना की अच्छी हुई, लेकिन गेहूं उसके यहाँ नहीं था, और उसके पड़ोसी ने जो उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, अच्छी उत्पादन थी होती थी। तो क्या होता था, ये दोनों आपस में क्या करते थे, ऐच्छिक रूप से, क्योंकि जिसके यहाँ चना हुआ है उसको तो भाई चना उसको पर्याप्त मात्रा में है, अब गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसको गेहूं जो है कम मात्रा में या फिर नहीं उत्पादन हुआ है, और जिसके यहाँ गेहूं उत्पादन हुआ है उसको चने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों ऐच्छिक, और ये लेन देन करते थे, जो अदला बदली करते थे, चने के बदले वो गेहूं लेता था और गेहूं के बदले वो चना लेता था। तो ये दोनों जो अदला बदली करते थे क्या कहलाया, ये विनिमय कहलाया। अब विनिमय के अंतर्गत हमने क्या देखा, तो ये अदला बदली के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन बहुत से लोग क्या करते थे, जिसके यहाँ गेहूं होता था वो गेहूं का बहुत मात्रा में, उनके यहाँ, जिनके यहाँ बहुत मात्रा में गेहूं होता था, वो क्या करते थे, वो लोगों को उधार दिया करते थे कि ले जाइए, आपका जब फसल पैदा होगा आप हमें कुछ मात्रा में ज़्यादा गेहूं देंगे। तो उसके लिए क्या होता था, ये बातें याद रखना, क्योंकि एक को तो देना नहीं था, एक आदमी को भी दे हो गया, तो विभिन्न व्यक्ति, बहुत से लोग आते थे उसके यहाँ लेने के लिए अनाज की। समय में जब हमारा फसल कटेगा और हम उत्पादन गेहूं का कर लेंगे तो हम आपका वापस करेंगे और आपको कुछ मुनाफा, फायदा भी देंगे। तो वो जो देता था गेहूं को, निश्चित समय पर जो गेहूं को देता था लोगों की आवश्यकता पड़ने पर, तो उसे ये बात याद रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो एक को नहीं, विभिन्न लोगों को देता था, बहुत से लोग को देता था। तो उसको क्या करता था, उसका वो लेखा जोखा करता था। क्या करता था, लेखा जोखा, किस प्रकार, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये कहावत के अंतर्गत आपको सब भेद इसमें स्पष्ट रूप से, साधारण रूप से आप समझ सकते हैं कि पहले आदमी क्या करता था, लिख लेता था, फिर देता था, फिर भूल जब पड़ती थी, जब भविष्य में गेहूं जो लिए गया था वो देने आता था, तो ये भूल होती थी उसे कि उसने उसे कितना दिया था और उससे उसे कितना प्राप्त करना है मुनाफा को लेते हुए। उसके लिए क्या हुआ, भूल पड़े कागज से ले, मतलब वह अपने जिस पुस्तक में लेखा किया रहता है उसमें से देखकर वह क्या करता था, लेन देनों, कितना लेन दिए थे उसका लेन देन का निश्चित रूप से सही रूप में
वो समझ पाता था और उसी के अनुसार अपना गेहूं या फिर जो भी अनाज होता था उसे प्राप्त करता था। तो इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए आगे बोल रहा है कि लेकिन जैसे जैसे उत्पादन और व्यापार में विशिष्टता और श्रम विभाजन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, इसका क्षेत्र और विविधताएं बढ़ती गईं। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ उत्पादन व व्यापार के अनेक रूप और उनकी अनेक जटिल समस्याएं सामने आईं। अब व्यापार का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, अतः लेन देन की सुविधा के लिए बैंकों की स्थापना की गई और नई मुद्रा प्रणालियों का जन्म हुआ। इससे विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत और जटिल होता गया। अतः व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के विकास के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की गई कि व्यापार संबंधी लेन देनों को विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार लिखा जाए जिससे व्यापार के संबंध में पूर्ण एवं उपयोगी जानकारी किसी भी समय प्राप्त हो सके। जैसा कि हमने अभी भी चर्चा किया था कि जानकारी क्या हुआ, भविष्य में अगर किसान ने, प्राचीन समय में क्या होता था, किसान अगर जानकारी लिखकर रखा था तभी तो उसे प्राप्त हुआ कि उसे जिसको उसने गेहूं दिया था उससे उसे मुनाफा को लेकर कितना प्राप्त करना था, तभी तो उसे मालूम पड़ेगा कि जब वो लिखा रहेगा तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो एक को नहीं विभिन्न लोगों को दिया होगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तब से अब तक विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्रौद्योगिकी और विज्ञान ने विकास किया, उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि हमारा व्यापार का लेवल जो है वो विस्तृत होता चला गया। अब उसी के अनुसार हम क्या करें, विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से होते हुए हम वर्तमान समय में पहुंचे हैं और वर्तमान समय में भी विभिन्न देशों, विकासशील देश, विकसित देशों में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा लगी हुई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर। और ये सभी विश्व के विभिन्न देश अपने देश को विकसित कर रहे हैं। विकसित करने के लिए क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की तकनीकों से जुड़ रहे हैं। तो आगे क्या दिया है इसमें, अतः व्यापार और उत्पादन संबंधित क्रियाओं के विकास के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की गई कि व्यापार संबंधी लेन देनों को विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार लिखा जाए जिससे व्यापार के संबंध में हुई, जिससे एक निश्चित काल के पश्चात अथवा हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सके। अतः पुष्पपालन का कार्य अब लेन देनों के लिखने तक सीमित न रहकर अधिक व्यापक हो गया है और इसे पुष्पपालन तथा लेखा कर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। इसे विज्ञान की कोटि में लाने के लिए इसके निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं। आप क्या करेंगे, जो ये प्रथम अध्याय है इसे आप घर पे जाकर अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको ये बेसिक तौर पे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि प्राचीन समय से अब तक लेखा शास्त्र, बही खाता, पुष्पपालन के अंतर्गत किस प्रकार का उतार चढ़ाव हुआ और उसके बाद हम किस युग से किस युग में पहुंचे हैं और इस समय में और पहले के समय में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार से हम लेन देनों का लेखा जोखा करते हैं। इस पुस्तक को आपको बेसिक रूप से पढ़ना होगा और आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जो आपके दिमाग में दिक्कतें चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की जो संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अब आते हैं पुष्पपालन की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दिया है। 2-3 परिभाषा को देखते हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई पुष्पपालन की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। क्या है, पहला जो इसमें परिभाषा दिया गया है ये इसको किसने लिखा है, आर्थर फील्ड हाउस जी ने लिखा है। पुष्पपालन व लेखा कर्म वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को किताबों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो जाए कि किसी निश्चित अवधि में क्या लाभ या हानि हुई और इस अवधि के अंत में क्या आर्थिक स्थिति है तथा
उसकी सत्यता प्रमाणित हो सके। जी, ये परिभाषा बहुत अच्छी है इनकी। और देखते हैं, इनसे छोटी परिभाषाएं लेकर दिए हैं। कौन है? रोलैंड जी ने लिखा है, पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। ये बहुत ही छोटी लाइन में या एक ही वाक्य में बता दिए हैं कि रोलैंड जी की परिभाषा है, पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। और उसके बाद बीजी बिकरी जी ने बताया है, मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तपालन का आशय वित्तीय व्यापारिक सौदों को नियमित रूप से तथा नियमानुसार लिखने की कला से है, परंतु व्यवहार में पुस्तपालन का आशय केवल सौदों को नियमानुसार लिखना ही नहीं, वरन इस प्रकार लिखना है कि जिससे कम समय एवं परिश्रम से यह ज्ञात किया जा सके कि एक निश्चित अवधि के प्रत्येक सौदों को का एक ही प्रकार के सभी सौदों का तथा सभी सौदों का आर्थिक रूप क्या है। जी, इनकी परिभाषाएं जो है व्यापक है, बड़ा है। और फिर उसके बाद कार्टर जी ने लिखा है, पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला व विज्ञान से है। अगर हम इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हुए अगर इन सभी को देखें तो एक कॉमन बात आ रही है इन सभी की परिभाषाओं में, जो कि हमें लग रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं आइडियल डिफिनीशन जो है, आदर्श परिभाषाएं पुस्तपालन की क्या हो सकती है? पुस्तपालन बुक कीपिंग, बही खाता, पुस्तपालन को बही खाता भी कहा जाता है। बही खाता तथा पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। बही खाता तथा पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। इस परिभाषा के अंतर्गत अगर हम इन सभी परिभाषाओं को जो हमारी किताब में दिया है, जो विभिन्न विद्वानों ने ये परिभाषा दिया है पुस्तपालन का, कि जैसे कि आर्थर फील्ड हाउस जी ने, रोलैंड जी ने, बीजी बिकरी जी ने, कार्टर जी ने जो परिभाषा दी है, और विभिन्न विद्वान हैं, जे.आर. बॉटलीबाज जी ने, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं, और उन सभी की परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करने के बाद देखें तो सब में ये चीज़ कॉमन मिल रही है, सब में ये कॉमन है। और अगर एक आदर्श परिभाषा के रूप में कहें तो हम इस परिभाषा को ले सकते हैं, बही खाता पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। ये एक लाइन की परिभाषा आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको ये आदर्श परिभाषा मिल जाएगी, और इससे आप ध्यान से कभी भी अगर पुस्तपालन की विषय पे या पुस्तपालन पर चर्चा करेंगे तो आपको एक लाइन में परिभाषाएं आप पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे कि हमारे क्लास में किस प्रकार से ये चीज़ बताया गया था कि बही खाता तथा पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देन होने चाहिए।
व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित मतलब जो जिस पुस्तक में लिखना है उसी पुस्तक में, जैसे क्रय की पुस्तक है तो क्रय वाले पुस्तक में, विक्रय की पुस्तक है तो विक्रय वाली पुस्तक में उसका लेन देन करेंगे। पुस्तकों में लिखने की कला है, ठीक। और इसी प्रकार से बहीखाता तथा पुस्तपालन की परिभाषा को आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बहीखाता तथा पुस्तपालन की परिभाषा किस प्रकार से होगा। अब हम आज हमने चर्चा किया कि प्राचीन समय से बहीखाता तथा पुस्तपालन की क्या हमारे जो है लेखा शास्त्र पर क्या प्रभाव था, उसके बारे में, बहीखाता पुस्तपालन के बारे में हमने जाना कि पुरानी कहावत के अनुसार हमने जाना कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया और उससे एक आदर्श आइडियल डिफिनीशन जो मिला हमें कि बहीखाता तथा पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है, ठीक। और हम अगले क्लास में आपको बताएंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसके विषय में आपको उस पर अध्ययन अध्यापन होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।